हाय एवरीवन। सो वेलकम टू लेक्चर 27 ऑफ जीएस पॉलिटी। ठीक है, जीएस 2 पॉलिटी। लास्ट लेक्चर के हमने अंदर जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, वो हमने डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द रिक्वायरमेंट टू फाइट द प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ऑब्वियसली जो हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था उसमें ये था कि जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी मतलब एक तो 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। जो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो रिक्विजिट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, वो क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, एंड द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस फॉर प्रॉफिट पोजीशन। ठीक है, जिस पे कोई भी फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन मिल रहा है। तो ऐसी 3 चीज़ें होनी चाहिए। ये तो प्री रिक्विजिट है एज अ क्वालिफिकेशन। इसके बाद भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अंदर हम ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि कैसे कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्शन का कैंडिडेट है वो कैंपेन कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ प्री रिक्विजिट हैं कि कितने मेंबर्स एमपी एमएलए आपको सपोर्ट करने चाहिए और कितने मेंबर्स एमपी एमएलए आपको उस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को सेकंड करने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से कोई कैंडिडेट है ए, तो कितने मेंबर्स उसको सपोर्ट करने चाहिए। ठीक है, ये एंड कितने मेंबर्स उसको सेकंड सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे अंडर द रिक्वायरमेंट्स टू फाइट प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होता है। ठीक है, ऑब्वियसली ये हम इंडिया के प्रेसिडेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की कैसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर कहीं से भी आपका जो रेजोल्यूशन है वो आ सकता है। उसके बाद 1/4 की बैकिंग से रेजोल्यूशन पास होगा। उसके बाद टोटल जो रेजोल्यूशन पे जो अप्रूवल है वो 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। फिर उसके बाद वो सेकंड हाउस में जाएगा। वहाँ पे उसका कॉज ऑफ मतलब जो इन्वेस्टिगेशन होनी है, कॉज ऑफ रीज़न की जिसके बेसिस पे इम्पीचमेंट हो रहा है, वो सारा प्रोसेस हम डिटेल में समझेंगे अंडर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए ये हम कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ पर्क्स भी हैं एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, पर्क्स ऑफ बीइंग एन इंडियन प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर जो हम पर्क्स डिस्कस करेंगे वो प्राइमरीली छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। ठीक है, जैसे आपके अगर कोई सिविल केस या क्रिमिनल केस है, ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उस पर कोई भी किसी भी तरीके का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हो सकता रिलेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसेस। ठीक है, सिविल केस बन सकता है। ठीक है, बट उसके लिए आपको 2 मंथ्स नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्रिमिनल केस और सिविल केस उस पर एप्लीकेबल हैं जो एज प्रेसिडेंट उसने अपने पर्सनल एक्शंस के बेसिस पे करा। भाई ठीक है, सुबह वॉक करने गए, किसी को चाकू मार दिया, मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग किसी प्रेसिडेंट मतलब हमारे प्रेसिडेंट ने सुबह वॉक करने गए, किसी को चाकू मार दिया। ठीक है, या फिर एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने किसी की ज़मीन हड़प ली, तो भाई चाकू मारने वाला केस तो आपका क्रिमिनल केस हो गया। ठीक है, ज़मीन हड़प ली आपका सिविल केस हो गया। तो ज़मीन हड़प ली एज अ प्रेसिडेंट, उसके अगेंस्ट केस बन सकता है। ठीक है, उसके लिए हमारे रूलिंग प्रेसिडेंट को 2 महीने का पहले एडवांस नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वो क्रिमिनल केस तब तक चालू नहीं हो सकता जब तक वो बंदा प्रेसिडेंट है। ठीक है, आमतौर पे जो टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का वो 5 ईयर होता है। इन 5 साल तक जब तक वो प्रेसिडेंट हैं कोई भी क्रिमिनल प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता और किसी भी बेसिस पे वो जेल नहीं जा सकते। ठीक है, नो प्रोसीजर क्रिमिनल, नो क्रिमिनल प्रोसीजर एंड no criminal procedure can be started against president. ठीक है, and president can't be jailed. ठीक है, तो ये आपके कुछ क्रिमिनल मतलब एज अ प्रेसिडेंट के पर्क्स है जो हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन टू फाइट, जो मेन टॉपिक है हमारा, रिक्वायरमेंट कह लो या क्वालिफिकेशन टू फाइट द प्रेसिडेंट इलेक्शन, उसमें क्या क्या है वो पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो है वो ऑब्वियसली आपका क्वालिफिकेशन
और रिक्वायरमेंट टू फाइट प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, देखो एक हमारे प्री रिक्विजिट्स जो थे वो यही थे कि देखो 35 ईयर्स के होने चाहिए। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि क्वालिफिकेशन टू बिकम, ठीक है, मतलब लोकसभा मेंबर। ठीक है, और आपका ये होना चाहिए कि इंडियन सिटीजन एंड ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। इसके ये पहले तो चेक्स होने चाहिए, इसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये तो आपके प्री रिक्विजिट थे, बेसिक क्वालिफिकेशन थे, इसके बिना तो आप इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अब अगर आपने ये सारी प्री रिक्विजिट फुलफिल कर दी हैं, ठीक है, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे आप बोलोगे कि भाई मुझे प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, तो जो इलेक्टर्स हैं, मतलब इलेक्टर्स आपके इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए है ना, हमने पढ़ा था नॉट, इसमें नॉमिनेटेड कंसिडर नहीं करे जाते तो नॉट नॉमिनेटेड। ठीक है, अब बंदा कोई भी बोल रहा है, ए बोलता है कि भाई मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, तो उसको टोटल 50 इलेक्टर्स की बैकिंग होनी चाहिए। टोटल 50 इलेक्टर्स शुड बैक और सपोर्ट एज नॉमिनेशन। ठीक है भाई, पहला फंडा तो ये है कि 50 इलेक्टर्स एमपी एमएलए जिसके अंदर हैं इलेक्टेड वाले, उसको उतने लोग तो मिनिमम चाहिए जो उसके कैंडिडेचर को सपोर्ट करें। ठीक है, और अनदर 50 इज नीडेड, अनदर 50 एमपी एमएलए इज नीडेड टू बैक द नॉमिनेशन। ठीक है, तो भाई इन टोटल ये है कि 50-50 100 एम पी इसका सपोर्ट होना चाहिए उस प्रेसिडेंट के पास, तो ही वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला लिखो, इफ़ एनी कैंडिडेट वांट्स टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंट इलेक्शन देन 50 वोटर्स, ब्रैकेट में एम पी इलेक्टर्स भी लिख सकते हो, शुड सपोर्ट दैट कैंडिडेट्स नेम एंड अनदर 50 इलेक्टर्स एमपी एमएलए शुड सेकंड दैट सपोर्ट। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, सेकंड दैट सपोर्ट, मतलब सेकंड दैट सपोर्ट मतलब कि भाई किसी ने ए ने बोला कि भाई मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूँ, तो उसने एक पेपर पे 50 लोगों के साइन करवा लिया कि भाई ठीक है हमारा सपोर्ट है, तो सेकंड जो 50 लोग हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि हाँ इन 50 लोगों के साथ साथ हम इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम ए को प्रेसिडेंट बनने में या प्रेसिडेंट बनते हुए देखने में इच्छुक हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो इसमें, नॉमिनेशन पेपर ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन पेपर ऑफ द प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड बी प्रपोज्ड बाय नॉट लेस देन द 50 इलेक्टर्स एंड इट शैल बी सेकेंडेड बाय द अनदर नॉट लेस देन 50। बात वही है, मीन्स के हिसाब से 2 पॉइंटर्स हो गए प्रॉपर्ली, इसको आप लिख सकते हो कि भाई 50 इलेक्टर्स को सपोर्ट करना है। ठीक है, एंड सेकंड 50 मेंबर्स को उसको सेकंड करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि भाई ऑब्वियसली आप ऐसा तो है नहीं कि 100 कैंडिडेट्स का सपोर्ट लेके आ गए और आपने फ्री फंड में कोई भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया, तो नॉमिनेशन के कुछ चार्जेस होते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए 15,000 है। ठीक है, और ये जब सबमिट होता है, सबमिट टू RBI, ठीक है, एज अ नॉमिनेशन फीस, तो भाई जो भी कैंडिडेट है वो आके अपने 15,000 का डिपॉजिट करेगा टू द RBI। ठीक है, इसमें लिखो कैंडिडेट हैज़ टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 टू द RBI। ठीक है, अब इसके अंदर कंडीशन क्या है कि 15,000 करे, नॉमिनेशन फाइल हो गया, इलेक्शन हो गया और बंदा जीत ही नहीं पाया। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो 15,000 हैं ये ना फोरफीट हो जाते हैं। ठीक है, फोरफीट इफ कैंडिडेट डज नॉट
even secure 1/6 of votes that are polled। ठीक है, फंडा क्या है भाई, आप कैंडिडेट के आपने 100 MP MLAs ले लिया और जब काउंटिंग हुई वोट्स निकल के आए तो टोटल वोट्स का 1/6 लेके आना ज़रूरी है, ताकि अगर आप हारते भी हो तो उस केस में आपको 15,000 का डिपॉजिट मिल सकता है। बट टोटल वोट्स जैसे आपके 600 वोट्स पड़े, ठीक है, और आपको 1/6 उसका 100 होता है, ठीक है, तो लेट्स से टोटल वोट्स 600 पड़े और जो कैंडिडेट ए है उसको लेट्स से 98 मिले, तो 1/6 इसका कितना था, दैट इज़ 100। सो 98 इज़ लेस देन 100, तो इस केस में जो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट है दिस विल बी फोरफिटेड। ठीक है, और अगर वो 102 लेके आता है विच इज़ ग्रेटर देन 100, तो उस केस में उसको वो 15,000 का अमाउंट वापस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चीज़ ये लिखो कि भाई ऑब्वियसली बात है इलेक्शन है तो डिस्प्यूट भी होगा। डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंट या डिस्प्यूट, इसको ऐसे लिखो, रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शैल बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रही है भाई, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कहीं जवाबदेही बन रही है या कुछ लग रहा है कि भाई कोई हम इलीगल तरीके से अपना कैंडिडेचर प्रमोट कर रहे हैं या इलेक्शन में कुछ भी फेरबदल हुआ है, गलत हुआ है, तो उसमें जो गवर्निंग बॉडी है जो फाइनल आंसर देगी वो सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा। बेसिकली इट्स द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट बॉडी, ऐसा हाईएस्ट बॉडी जो कि डिसाइड करेगी कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके अंदर ट्रिक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई इलेक्शन आ गया तो ECI इज़ द हाईएस्ट इलेक्शन बॉडी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि भाई क्या ECI देखती है प्रेसिडेंट के सारे इलेक्शन, अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आंसर इज़ नो। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ही है जो फाइनल वर्डिक्ट देगी और उसका जो फाइनल जजमेंट है वो माना जाएगा। फाइनल का मतलब यही है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दो कैंडिडेट से लड़ गए, किसी ने बोला कि भाई इसने गलत तरीके से नॉमिनेशन को फाइल करा है, कोई बोल रहा है कि भाई इसने कुछ गलत तरीके से वोट्स हासिल करे हैं। ठीक है, सो ऑल दीज क्वेरीज कंसर्न विल बी एड्रेस इन द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ही फाइनल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ये हैं कि ऑब्वियसली जो प्रेसिडेंट, इसमें आगे लिख लो, अब कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि भाई ए प्रेसिडेंट बना, ठीक है, ए बिकेम द प्रेसिडेंट, उसने 6 महीने काम करा, 6 महीने में ही डिक्लेयर्ड वॉर विथ XYZ कंट्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो सुप्रीम कमांडर है ऑफ आर आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ठीक है, एंड ऑब्वियसली वॉर का जो डिक्लेरेशन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग कि ए ने प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ा, 6 महीने के अंदर उसने एक वॉर डिक्लेयर कर दी, 8वें महीने इन 8th मंथ सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि बॉस declared that president election were false। ठीक है, फॉल्स का मतलब इधर ये है कि उसमें कुछ ना कुछ धांधलेबाजी हुई या कुछ गलत प्रोसेस फॉलो हुआ। इसके बेसिस पे ए का जो प्रेसिडेंटशिप थी या जो प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल है पूरी कंडीशन, तो ए प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट बनने के 6 महीने बाद ही उसने किसी XYZ कंट्री पे वॉर डिक्लेयर कर दी और उसके प्रेसिडेंट बनने के 8वें महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई तुम्हारी जो नॉमिनेशन और विनिंग हुई थी एज अ प्रेसिडेंट
जो प्रेसिडेंट बनने के लिए विनिंग और जो प्रोसेस हुआ था उसमें कुछ ना कुछ गलती ही, इसलिए तुम्हें प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटा दिया जा रहा है। तो उस केस में क्या रहेगा कि भाई ए ने डायरेक्शन तो दिया था 6 महीने के बाद ही डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा जैसे ही प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा तो ये वाले जितने भी वर्डिक्ट्स हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। फंडा क्या है, एज अ प्रेसिडेंट इफ़ ही और शी हैज़ टेकन सम डिसीजन, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो गया है, तो इवन दो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर और 6 मंथ 5 मंथ्स डाउन द लाइन सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ डिक्लेयर करती है कि भाई एज अ कैंडिडेट द प्रेसिडेंट हु इज़ सेलेक्टेड इज़ नॉट वैलिड, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट ने जितने भी अपने ऑर्डर्स और डायरेक्शन दिए थे वो सारे वैलिड ही रहेंगे, दोज ऑर्डर्स विल नॉट बिकम वॉइड, ठीक है। तो जो रूल निकाल दिया प्रेसिडेंट ने एज अ प्रेसिडेंट वो फाइनल रहेगा, इवन दो 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो उस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, फिर से दोबारा से इलेक्शन होंगे, वो सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, बट जो प्रेसिडेंट ने डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्टिव्स दे दी, दैट विल बी फाइनल, ठीक है, और उसमें किसी भी तरीके का रिवर्सल नहीं लिया जाएगा। तो बहुत 6 महीने बाद अगर हमने किसी कंट्री पे डिक्लेयर कर दिया वॉर, तो वॉर तो चलेगी जब तक हम नहीं जीत रहे या वो नहीं जीत रहे, ठीक है। बट अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि भाई 8वें महीने में तुम्हारा जो भी कैंडिडेचर था वो गलत था, तो उस केस में वो प्रेसिडेंट हट जाएगा, बट उसके जो रूल्स हैं उसने जो भी इम्प्लीमेंटेशन कराए थे वो सारे चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसी पे पॉइंट लिख लो, इफ़ इन केस द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन एनी ग्राउंड देन द डिसीजन टेकन इन हिज नेम प्रायर टू दैट shall not become invalid on this ground, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, 5 years, ठीक है। और जो हमने ऊपर डिस्कस करा था क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के में जो इम्यूनिटी है उसको लिख लो। After giving 2 month notice, civil procedures or proceedings can be instituted against the president during his term of office in respect of his personal act, ठीक है। तो कोई भी सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी स्टार्टेड with 2 month notice to the active president, ठीक है, for his पर्सनल एक्ट। जो हमने ऊपर डिस्कस करा कि भाई प्रेसिडेंट ने किसी की ज़मीन हड़प ली, ठीक है, तो वो एक सिविल प्रोसीजर है या एक सिविल केस में माना जाएगा, तो उस केस के अंदर 2 महीने का नोटिस देके उस पर केस प्रोसीजर सब चल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल एक्ट माना गया है, राइट। अब इसमें एक चीज़ ये लिख लो, प्रेसिडेंट एंजॉयज द पर्सनल इम्यूनिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, प्रेसिडेंट एंजॉयज पर्सनल इम्यूनिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। अब ऑफिशियल एक्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, तो भाई प्रेसिडेंट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो अपने ऑफिशियल एक्ट के बेसिस पे, मतलब उनका ये ऑफिशियल एक्ट है कि भाई उन्होंने स्टांस लिया कि भाई किसी भी XYZ कंट्री के संग वॉर स्टार्ट कर दो, इवन तो उस वॉर में बहुत सारी किलिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारे बॉम्ब यूज़ होंगे, ऑब्वियसली इट माइट लीड टू अ न्यूक्लियर वॉर ऑल्सो, बट कोई भी हमारे देश के प्रेसिडेंट को, मतलब हमारी जुडिशरी या हमारे कंट्री में कोई भी ऑर्गन, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारे प्रेसिडेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकती फॉर हिज एक्शंस विच वॉज टेकन ऑन हिज ऑफिशियल एक्ट, एज हिज ऑफिशियल एक्ट, ठीक है। वो जैसे हमारे प्रेसिडेंट विदेश फॉरेन विजिट्स पे जाते हैं, ठीक है, फॉरेन विजिट पे किसी कंट्री में गए तो वो उनका एक ऑफिशियल एक्ट है, वहाँ जाके वो एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए जैसे आज के टाइम पे अगर इंडिया से उड़ के वो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, तो वो एक ऑफिशियल एक्ट में जा रहे हैं, तो उस केस में कोई भी इंडिया में ये केस नहीं ठोकेगा कि भाई तुम पाकिस्तान कैसे चले गए, ठीक है। तो ऑफिशियल एक्ट के बेसिस पे जो भी एक्शंस वो लेते हैं, डिसीजन वो लेते हैं, उसके लिए कोई भी केस नहीं होगा, और उस केस में ही द प्रेसिडेंट हैज़ द पर्सनल इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, जैसे ऊपर हमने इसमें सिविल प्रोसीडिंग्स का लिखा था, इसके अंदर लिखो
criminal proceedings can't be initiated against the president even in respect of his personal acts. He cannot be arrested or jailed. ठीक है, criminal proceedings can't be started against president, ठीक है, even in respect of his personal act, and he cannot be jailed or arrested. ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं हो सकती एंड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट. भले उन्होंने वही जो मैंने बताया, मॉर्निंग वॉक पे निकले किसी को चाकू मार दिया, तो वो एक क्रिमिनल केस बनता है आम लोगों के लिए एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के लिए. दे विल बी एन FIR और उसके बेसिस पे चार्जशीट फाइल होगी और उसके बेसिस पे जुडिशरी अपना डिसीजन लेगी आफ्टर द आर्ग्यूमेंट. बट ऑल ऑफ इट कम्स अंडर योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ओनली. तो वो प्रोसीडिंग्स ही अगेंस्ट एन एक्टिव प्रेसिडेंट स्टार्ट नहीं हो सकती. जेल तो छोड़ो, अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता. ठीक है, सो दिस इज़ अनदर पर्क ऑफ बीइंग ए प्रेसिडेंट. तो तीन हमारे पर्क्स हो गए, सिविल प्रोसीडिंग्स, ऑफिशियल एक्ट एंड योर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स टू फाइट प्रेसिडेंट इलेक्शन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक इम्पीचमेंट पे चलते हैं. ठीक है, impeachment of president. ठीक है, तो बेसिकली फंडा क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है. इन दोनों में से किसी भी हाउस में, इन ईदर हाउस impeachment प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड. ठीक है, लोकसभा के अंदर भी चार्ज स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा के अंदर भी स्टार्ट हो सकता है. और जो बेसिक है, मतलब जो बेसिक मीन्स है या मीडियम है थ्रू विच की इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो होता है रेजोल्यूशन. ठीक है, इसमें लिख लो, रेजोल्यूशन can be passed in either house for president impeachment. ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिख लो, इम्पीचमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर राज्यसभा और लोकसभा. ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तो रीज़न होना चाहिए, रीज़न फॉर इम्पीचमेंट शुड प्योरली बी द डिसओबे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने कोई भी ऐसा एक्शन लिया विच डिसओबेज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाके उन्होंने सीधा बोला कि भाई अपने आर्म फोर्सेस को बोला एक काम करो, किसी भी स्टेट में जाके सीधा बम गिरा दो. ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली यू आर कैरिंग आउट मैसेकर अगेंस्ट योर ओन पीपल. फंडामेंटल राइट्स उनके एक्सप्लॉइट कर रहे हो, राइट टू लिविंग की तो धज्जियाँ उड़ा रहे हो. ठीक है, तो इस बेसिस पे लोकसभा राज्यसभा में से कोई भी रेजोल्यूशन पास करा के इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है. ठीक है, अब इसमें लिखो, रीजन ऑफ इम्पीचमेंट कैन ओनली बी द डिसओबे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसके आगे लिखो, अब भाई रेजोल्यूशन जब निकल रहा है तो ऑब्वियसली यू नीड सम पीपल टू फर्स्टली साइन दैट रेजोल्यूशन, राइट. तो अगर कोई ये रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन शुड बी सपोर्टेड by minimum 1/4
ऑफ लोकसभा राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। फंडा क्या है कि रेजोल्यूशन शुड बी सपोर्टेड बाय मिनिमम 1/4 ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा मेंबर, ठीक है। लोकसभा के अंदर भाई देखा गया कि प्रेसिडेंट ने अपनी किसी स्टेट में बम गिरवा दिया, ठीक है, लोगों को मरवा दिया, बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो इसके बेसिस पे लोकसभा के अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 1/4 का सपोर्ट चाहिए रेजोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उस रेजोल्यूशन को 1/4 ऑफ द MPs MLA, मतलब सॉरी नॉट MLAs, राज्यसभा और लोकसभा में से जिसमें भी से भी रेजोल्यूशन वो स्टार्ट हो रहा है, उस हाउस के 1/4 लोगों की पहले बैकिंग चाहिए, सो दैट रेजोल्यूशन कैन बी स्टार्टेड, ठीक है। उसके बाद जब रेजोल्यूशन पास करने की बारी होती है तो उसमें तो हमारा ये रहता है कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप का अप्रूवल चाहिए, तो ही वो उस हाउस से मतलब पास होगा, वो रेजोल्यूशन पास होगा। दैट रेजोल्यूशन होल्ड्स द होल प्रोसीजर, मतलब इम्पीचमेंट के रीज़न होते हैं या इम्पीचमेंट का जो उसमें प्रॉपर डिटेल होता है वो आपका पास हो पाएगा ओनली आफ्टर गेटिंग 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप्स अप्रूवल, ठीक है। इसको आगे लिख लो। तो हमने लास्ट पॉइंट लिखा था मिनिमम 1/4 ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स शुड सपोर्ट टू प्रोसीड विद इम्पीचमेंट, ठीक है। अब ये है कि आपने इम्पीचमेंट के लिए अपना अप्रूवल ले लिया बंदों का कि भाई ठीक है मेरे पास 1/4 ऑफ द मेंबर्स का अप्रूवल है, तो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं है कि आज आपको अप्रूवल मिला या सपोर्ट मिला और आपने कल जो रेजोल्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया। यू हैव टू गिव 14 days notice needs to be given to president before starting impeachment, ठीक है। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने से पहले आपको 14 दिन का एक नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। उसके अंदर उनको आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये रीज़न है और इस बेसिस पे हम आपके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उन 14 दिन के अंदर इट माइट बी पॉसिबल कि प्रेसिडेंट खुद ही रिज़ाइन कर दे ऑन मॉरल ग्राउंड्स, या ठीक है ही एक्नॉलेजेस कि हाँ ही डिड अ बिग मिस्टेक, तो उस 14 दिन के अंदर इट इज़ पॉसिबल दैट प्रेसिडेंट माइट रिज़ाइन ऑन हिज ओन। अगर ये होता है तो ऑब्वियसली आपका जो रेजोल्यूशन है वो वहीं किल हो जाएगा, बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज़ ऑलरेडी रिजाइन, तो आपका जो प्रोसेस है वो वहीं रुक जाएगा एंड देन यू हैव टू इवेंचुअली स्टार्ट अगेन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, बिकॉज 6 महीने के अंदर अंदर आपको वैकेंसी भरनी होती है, राइट। तो 14 डेज़ हैं, 14 डेज़ के अंदर अंदर इट इज़ पॉसिबल कि प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर दे, तो रेजोल्यूशन वहीं इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन वहीं ड्रॉप हो जाएगा। बट अगर वो रिज़ाइन नहीं करता है तो रेजोल्यूशन विल बी स्टार्टेड आफ्टर 14 days ऑफ नोटिस, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि 1/4 सपोर्ट है आपके पास, आपको उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 2/3 का अप्रूवल चाहिए, ग्रेटर देन 2/3 का, वो आपके पास है तो आपका रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट पास हो जाएगा उस हाउस से, ठीक है। इसमें लिखो आगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख देना, इन 14 days प्रेसिडेंट माइट रिजाइन, ठीक है, विच कैन इवेंचुअली कॉज द रेजोल्यूशन which may eventually cause the impeachment resolution to be stopped, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, बट व्हाट इफ 14 दिन के नोटिस देने के बाद भी प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ मैं देख लूँगा, ना तो मैं रिज़ाइन करूँगा ना मैं किसी से डरता हूँ, तुमको जो करना है कर लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन वोटिंग लिख लो, व्हेन वोटिंग स्टार्ट्स फॉर द इम्पीचमेंट, when the voting starts for the impeachment, then the members who are supporting the impeachment resolution should be greater than 2/3 of total membership of house, ठीक है। जो members हैं उस resolution impeachment resolution को support कर रहे हैं, if those number of people who are supporting that impeachment process is greater than 2/3 of the total membership of the house, then obviously your proposal या फिर resolution या इम्पीचमेंट, मतलब रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट लिख लो, क्योंकि सेकेंड हाउस में भी चीज़ें जाती हैं। रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट इज पास्ड
इन दैट हाउस, ठीक है। अब भाई जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में आया, लोकसभा में ये हो गया पास, ठीक है, इट गेट्स पास, ठीक है। अब होता क्या है, लोकसभा के बाद ये जाएगा राज्यसभा में, ठीक है। तो राज्यसभा में जाने के बाद फंडा क्या है, वहाँ पे वोटिंग वगैरह से पहले जो कॉज है, दे विल इन्वेस्टिगेट द कॉज, रीज़न फॉर द इम्पीचमेंट, ठीक है। भाई फॉर एग्जांपल राज्यसभा में वो रेजोल्यूशन गया, लोकसभा ने अप्रूव कर दिया, राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा दे विल इन्वेस्टिगेट द रीज़न फॉर इम्पीचमेंट, ठीक है। अब हमने जो एग्जांपल समझा वो ये था कि भाई प्रेसिडेंट ने बोला अपने आर्म फोर्सेस को कि जाके किसी एक स्टेट में बम गिरा दो, ठीक है। इसके बेसिस पे लोकसभा ने अपना रेजोल्यूशन निकाला, उस पर 2/3 से ज़्यादा की मेंबरशिप का अप्रूवल लिया और उसको पास करा दिया। अब राज्यसभा के अंदर जब वो रेजोल्यूशन आया तो उसके अंदर जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या करवाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि भाई पार्लियामेंट की कमिटीज़ होती हैं कुछ, आप उसके थ्रू इन्वेस्टिगेट करा सकते हो, पार्लियामेंट कमेटी, ठीक है। आपके पास सेंट्रल एजेंसीज भी हैं, जैसे सीबीआई हो गया, सीबीआई से आप जांच करा सकते हो, एनआईए हो गया, ठीक है। इनके थ्रू राज्यसभा अपनी एक इन्वेस्टिगेशन कराएगा कि भाई जो रीज़न दिया गया है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो इसको लिख लो, वंस द रेजोल्यूशन प्रपोजल इज पास्ड इन वन हाउस it gets moved to the other house, and in the other house it will not directly vote for the impeachment, rather they will investigate the reason for the impeachment, ठीक है। रीज़न फॉर द इम्पीचमेंट होगा प्रॉपरली चेक। अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, लेट्स से आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज डन, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ऑब्वियसली वो जो रिपोर्ट होती है वो जैसे राज्यसभा के अंदर है, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा के अंदर वो केस है इम्पीचमेंट का, तो राज्यसभा के अंदर इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट रखी जाती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे इफ़ 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स गिव्स अप्रूवल, ठीक है, देन द प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर तो उन्होंने रेजोल्यूशन निकाला, पहले 1/4 का सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद जब वो रेजोल्यूशन को उन्होंने सबमिट करा तो उस पर टोटल मेंबरशिप का अगर ग्रेटर देन 2/3 लोगों ने अप्रूवल दिया तो वो जो रेजोल्यूशन है वो प्रपोजल वो पास्ड हुआ लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा से वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा के अंदर जो बंदे बैठे थे उन्होंने पहले उस कॉज ऑफ इम्पीचमेंट को इन्वेस्टिगेट कराया। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, पार्लियामेंट के अलावा आपकी इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ हैं, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, उसके थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद जो फाइनल वोटिंग होती है वो हुई। अगर उस फाइनल वोटिंग के अंदर भी इफ़ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ये अप्रूव करती है कि भाई हाँ इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हमें पता लग रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई करा गया है बाय द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो अप्रूवल देते हैं कि भाई इन्होंने गलत करा, तो उसके बेसिस पे जैसे ही 2/3 ऑफ द पीपल ऑफ द टोटल मेंबरशिप इस चीज़ को अप्रूव करेंगे, आर प्रेसिडेंट विल गेट इम्पीच्ड, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें जो प्राइमरी फोकस है वो ये है कि भाई प्रेसिडेंट ने जो डायरेक्टिव दिए क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिसोबे करते हैं, येस और नो। इफ़ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फाइंड्स इट कि हाँ ठीक है डिसोबे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड हैपन, तो उसके बेसिस पे येस तो जो मेंबरशिप हैं राज्यसभा के वो कंक्लूड करेंगे, दे विल सपोर्ट द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन, और 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ने अगर हाँ बोला तो हमारे प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर
ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 61, ठीक है। अब जो अभी तक मैंने पूरा समझाया उसके प्रॉपर नोट्स पॉइंटर्स हैं वो लिख लो। स्टार्ट विथ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 61, ठीक है, अंडर विच पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। इसके अंदर ब्रैकेट में लिखना। अब ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि भाई वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बट ये ना बहुत ही एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट है, बिकॉज इसका जो जस्टिफिकेशन है कि भाई व्हाट डज मीन बाय द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। सो इसमें लिख लेना एस्टेरिक मार के, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्राइब what amounts to constitution violation, ठीक है। इसके अंदर लिख लो hence it is thus the political determination, ठीक है, क्योंकि एम्बिग्यूटी है, आपको नहीं पता कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपने बोला कि भाई मैंने आर्म फोर्सेस, प्रेसिडेंट ने बोला मैंने आर्म फोर्सेस को इसलिए बोला बिकॉज वहाँ पे टेररिस्ट ज़्यादा थे या वहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ ज़्यादा चल रही थी। तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे भी आप उसको चीज़ को देख सकते हो और आपको ये कंक्लूड कर सकते हो कि भाई ये तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आर्बिट्री चीज़ है, राइट, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन का क्या मतलब है। हो सकता है कि भाई अगर किसी, जैसे हमने किसी दूसरे देश पे वॉर डिक्लेयर कर दी, अगर वो लिखा होता प्रॉपरली कि भाई इफ़ डिक्लेयरिंग फर्स्ट द वॉर अगेंस्ट एनी एक्सप्रेसिव कंट्री इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन, तो उस केसेस पे इम्पीचमेंट सीधा सीधा स्टार्ट हो सकता था, बट ऐसा कहीं डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब जो अभी तक मैंने पूरा समझा उसका कंक्लूडिंग बॉडी है, तो समझ लेना। द मोशन सीकिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रैकेट में रेजोल्यूशन का डेफिनेशन लिख लो। रेजोल्यूशन डिफाइंस द प्रोसीजरल डिवाइस टू रेज डिस्कशन इन द हाउस ऑन अ मैटर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। इन ऑर्डर टू बी इंट्रोड्यूस्ड द रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो हमने डिस्कस करा। रेजोल्यूशन दिखाने के लिए आपको पहले 1/4 से ज़्यादा मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट लिखो। द रेजोल्यूशन कैन बी टेकन अप इन द हाउस फॉर द इम्पीचमेंट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 days नोटिस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। द मोशन इज पास्ड इन द हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो हमने डिस्कस करा। 1/4 पे रेजोल्यूशन एक्सेप्ट होगा, उसके बाद उस पर वोटिंग होगी। वोटिंग अगर 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप से ज़्यादा लोग इस चीज़ को अप्रूव करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपका वो रेजोल्यूशन पास्ड है उस हाउस में, ठीक है। और फिर वो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो दूसरे हाउस में शिफ्ट होगा, जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो सब कंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। Once it is passed in the house, it is transmitted to the other house which act as an investigating house, ठीक है। Next right. Second house investigate the charges against the president or can get it investigated by central agencies including CBI, NIA, etc. ठीक है। Next लिखो। President has a right to defend himself or through a lawyer of his choice before the second house, ठीक है। भाई मतलब सिंपल है कि फर्स्ट हाउस से तो रेजोल्यूशन निकल गया, सेकेंड हाउस में क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट अपने लॉयर को भेज सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिफेंड
himself or through his lawyer in second house, ठीक है। सेकेंड हाउस मतलब वहीं जहाँ पे वेयर, ब्रैकेट में लिख लो, वेयर इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, सेकेंड हाउस एक्ट एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एज इट पोर्ट्रेज सम जुडिशियल पावर्स। ये हमने पढ़ा था, क्वासी जुडिशियल का मतलब ये होता है पार्शियल जुडिशियल, 100% नहीं। जुडिशियल हमारी प्राइमरी तो जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो है। बट क्वासी जुडिशियल ये है कि भाई कुछ पावर्स दी हैं, सो दैट जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट हो गया, ठीक है, TRAI हो गया, NGT हो गया। तो ये आपके कुछ वैसे हैं जो कि जुडिशरी, जो प्राइमरी जुडिशरी सिस्टम है उस पर बर्डन कम हो, तो उसके लिए क्वासी जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर दी जाती है कुछ डिपार्टमेंट्स को, या कुछ अलग से जो डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे, सो दैट कॉमन जो उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो चीज़ फास्ट ट्रैक हो सके। तो जैसे CGT हो गया, कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, देन आपका TRAI, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इफ द सेकेंड हाउस ऑल्सो पासिस द मोशन बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ऑब्वियसली अगर प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगा सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। तो नेक्स्ट राइट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, द डिसीजन टेकन बाय द प्रेसिडेंट और इन हिज नेम विल नॉट बिकम इनवैलिड आफ्टर द इम्पीचमेंट ओनली ड्यू टू द एक्ट ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। तो जो भी उनके मतलब ट्रीटी साइन हुई है, या जो हम डील साइन करते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, या जो अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं वो भी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे दिए जाते हैं, सेंट्रल जो जॉब्स होती हैं जैसे IPS वाली। तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आज मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैंने कुछ साइन करे, वो इम्प्लीमेंट हो गया, 8 महीने बाद मेरे को इम्पीच कर दिया गया, तो 8 months डाउन द रोड मैंने जितने भी डिसीजन लिए हैं वो सारे वैलिड ही रहेंगे, नन ऑफ देम विल बिकम इनवैलिड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज क्लास, ठीक है। नेक्स्ट में व्हाट विल स्टार्ट विद जो डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस असेंट टू द बिल्स बाय प्रेसिडेंट। इसके अंदर आपका मनी बिल, अमेंडमेंट एक्ट, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, अमेंडमेंट एक्ट, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जैसे कोई मनी बिल आ गया, या अमेंडमेंट एक्ट हो गया, फाइनेंशियल बिल आ गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, तो उस केस में क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बिल लॉ तभी बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट का साइन होता है। तो 4 डिफरेंट टाइप के बिल्स जब प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती है, क्या वो रिजेक्ट कर सकता है, क्या वो होल्ड कर सकता है, क्या वो सीधा अप्रूवल दे सकता है, या वो मतलब एब्सटेन कर सकता है अपने आप को, ऑल दोज थिंग विल डिस्कस, ठीक है। एसेंट के अंदर आपका अलग अलग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर आपका पॉकेट वीटो हो गया, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम, एक आपका एब्सोल्यूट वीटो हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। देन विल ऑल्सो डिस्कस द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसके अंदर जैसे आपको पता होगा 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का सेशन होना ज़रूरी है। तो आइडियली 3 सेशंस होते हैं, बट नोवेयर इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई 3 होने चाहिए। द ओनली थिंग मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कि भाई प्रेसिडेंट, द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट इन सच अ वे कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई मीन येस, इट माइट साउंड वेरी सरप्राइजिंग टू यू, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि भाई साल में 3 सेशन होने चाहिए। इतना लिखा है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और अंडर आर्टिकल 85 प्रेसिडेंट ही कॉल करते हैं बोथ द हाउसेज टू, मतलब प्रेसिडेंट कॉल्स बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस द ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड देन विल ऑल्सो डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी अच्छा खासा हैवी होने वाला है, तो एक बारी पढ़ो, ठीक है। आज का जो पढ़ा है वो सिंपली लक्ष्मीकांत जाओगे ना, लक्ष्मीकांत में जाके चैप्टर 17 है, यू हैव चैप्टर 17 एम लक्ष्मीकांत, जाके पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। टॉपिक बाई टॉपिक है, देसी भाषा में मैंने समझा दिया है। स्टैंडर्ड बुक से रेफर करोगे तो इट विल बी वेरी इजी, सुपर इजी इनफैक्ट, ठीक है। नोट्स वाइज मेंस के हिसाब से जैसे चाहिए वो मैंने लिखवा दिए हैं, मैंने डिक्टेट करा दिया, मैंने कुछ पॉइंटर्स इधर भी बनाए थे, तो आई होप आपने वो चीज़ें समझी होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड ऑब्वियसली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ठीक है। ये कर दो, पसंद आया तो कुछ क्वेरीज है तो मेल करो, ठीक है। अभी तो रेगुलर आ रहे हैं लेक्चर्स, तो आई थिंक वी आर ऑल्सो ऑन अ वेरी गुड पेस। जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे लेक्चर को, पॉलिटी को, देन विल मूव टू सम अदर जीएस सब्जेक्ट, ठीक है। सो टिल देन, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।